हेलो फ्रेंड्स। फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके पहले तक जो भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था वो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखा था। डिस्क्रीट का मतलब है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर थे। जैसे ये चार्ज हमारा Q1 है, ये चार्ज हमारा Q2 है, ये हमारा -Q3 है, Q4 है, और ये हमारा असेंबली था। इस तरह से अलग अलग जगह में थे और इसके वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो ये हमने देखा था। अब हम जो है सो वो ये डिस्क्रीट अलग अलग नहीं, अब कंटिन्यूअस। अब मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल का प्लेट है, ठीक है, और इसको थोड़ा चार्ज दे दीजिए। चार्ज हर जगह सेम आ रहेगा, राइट। इसके वजह से देखेंगे। और अब फिलहाल अभी जो है सो हम मेटल के प्लेट पर नहीं देखेंगे। हम जो है किस प्लेट पर देखेंगे, हम एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट पर देखेंगे। ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब प्लास्टिक का बना हुआ है। और इसका डिफरेंस दोनों में ये है कि यदि इसमें जो भी चार्ज देंगे वो इमीडिएटली हर जगह पहुंच जाएगा, हर सरफेस पर पहुंच जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में जो हम चार्ज देंगे, जहां देंगे वो वहीं रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है सो हम इसी पर कंसीडर करेंगे कि हमारा जो चार्ज है, हम नॉन कंडक्टिंग जो प्लेट है उस पर जो चार्ज है, प्लेट होंगे या स्फीयर होंगे, डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, जो भी आप शेप समझ सकते हो। बार हो सकते हैं, रॉड हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, प्लेट हो सकते हैं या स्फीयर हो सकते हैं, आप जो भी समझ सकते हो, क्यूब हो सकते हैं। लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग में फ़ायदा ये है कि यदि आप एक स्फीयर ले लेते हैं मान लीजिए, और नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आपके अपने चार्ज रहेंगे अंदर में भी। लेकिन यदि यही स्फीयर जो है सो नॉन कंडक्टिंग ना होकर कंडक्टिंग हो जाएगा तो ये सारे चार्ज जो है सो सरफेस पे आ जाएंगे, अंदर में नहीं रह सकते। तो इसलिए सब पहले जो है हम नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पर तीन चीजें हो सकती है, या तो ये लंबा में हो सकता है जैसे रॉड हो, या एक ये डिस्क हो सकता है, या फिर एक स्फीयर हो सकता है। ये डिस्क है, ये स्फीयर है। तीन चीजें हो सकती है। ये आपका 1D है, 1 डायमेंशन में है। ये आपका 2D है, 2 डायमेंशन में है, एक प्लेन में है। और ये 3D है, 3 डायमेंशन है, एक स्पेस में है। यही तीन तो हमारे पास है। और 4 डायमेंशन का तो हम परसीव नहीं कर सकते, तो उसको भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये तीन जगह में इस चार्ज से रिलेटेड चार्ज डेंसिटी जो है सो तीन ठो चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे तीन ठो, इसके लिए 1D 2D और 3D के लिए। चार्ज डेंसिटी आपको बताने से पहले आपको मास डेंसिटी, जिसको रो से आप कहते हो, मास डेंसिटी रो एम कह देते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हो आप। जैसे कि हमारे पास एक बॉल है, स्टील बॉल है, उसका मास डेंसिटी बताइए कितना है। तो आप बोलोगे उसका मास जो है डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, ये इसका मास डेंसिटी। एग्जैक्टली सेम वे में हम डिफाइन करेंगे चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी कहेंगे, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी। और उसको हम लोग यूजुअली डिनोट करते हैं रो से। ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन यूजुअली रो से डिनोट करते हैं, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी, रो। वो क्या हो जाएगा, वो जो चार्ज इस पर है, टोटल चार्ज, जिस भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे इस केस में स्फीयर है, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, ये हो गया चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी 3D में। 2D में यही है चार्ज। अब यहाँ वॉल्यूम तो है नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ सरफेस है। तो सरफेस पे हर जगह चार्ज है, सरफेस डेंसिटी, चार्ज सरफेस डेंसिटी डिफाइन करते हैं और उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एरिया, टोटल एरिया, जितना जगह में चार्ज फैला हुआ है उसका एरिया। और चार्ज डेंसिटी, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको कहेंगे, एक डायमेंशन में जो है इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। ये मान लीजिए एल लेंथ का है तो डिवाइड कर दिए लेंथ से। तो देखिए तीन ठो हमने चार्ज डेंसिटी आपको बताया।
पहले बताया लीनियर चार्ज डेंसिटी, यदि हमारा ऑब्जेक्ट एलोंगेटेड है, केवल उसमें लंबाई है, वन डिमेंशनल है, तो वहां पर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और वो हो गया उस पर जो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। सिमिलरली इन 2D में हम, यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो उसके पास केवल एरिया है, उसके पास वॉल्यूम नहीं है, जस्ट एरिया है, जैसे कि आप प्लेट कर सकते हो, थीन प्लेट, वहां पर जो है सो चार्ज सरफेस डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं और उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल इसका सरफेस एरिया। और तीसरा है लाइक जो हम वॉल्यूम डिफाइन करते हैं मास के लिए, यहाँ पर जो है सो चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी है और उसको हम कहते हैं रो से डिनोट करते हैं, और वो होता है टोटल चार्ज। जैसे इसके अंदर में चार्ज है हर जगह, केवल सरफेस पे नहीं है, हर जगह चार्ज है, वो चार्ज डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम। और यदि स्फीयर है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr क्यूब, ये यदि सर्किल है तो वॉल्यूम हो जाएगा, सर्किल कहने का मतलब डिस्क है तो πr², वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम 3 चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। और उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास मान लीजिए कोई आर्बिट्री है हमारे पास, ठीक है, और मान लेते हैं वॉल्यूम वाला है, 3D है, किसी पॉइंट P पर जो है इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक पॉइंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से Q, यहाँ पर वो हमें पता है, हमें केवल डिस्टेंस चाहिए, हम तुरंत कह देंगे कि P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है 1/4πε0 डिवाइडेड बाई ये चार्ज, और पावर इसका हो गया स्क्वायर, आर डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन है आर का डायरेक्शन में, मतलब क्यू से लेकर पी तक जो जाएंगे, आर मतलब ओ पी का जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, उसको हेड से यूजुअली डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर, ये आपका ओ पॉइंट है, ऐसे कहते हैं। इसी को यूज करके अब यहाँ पर जो है हम चार्ज निकालेंगे, फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पर इस कंटिन्यूस मीडियम के लिए। ये डिस्क्रीट था, एक यहाँ है एक यहाँ हो सकता है, तो सबका अलग अलग करके सम करते थे, लेकिन अब ये कंटिन्यूस है, हर जगह चार्ज है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसको हम ब्रेकअप करते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा जो है, ये जो है छोटा छोटा चार्ज में हम ब्रेकअप कर लेते हैं, इनफाइनाइट हो जाएंगे आपके, बहुत सारा है एक्चुअली, डिपेंड करता है कि ये यदि हमारा एरिया जो है सो डेल्टा एस है, मान लीजिए सब सेम साइज का है, सब सेम एरिया का है, एरिया क्यों वॉल्यूम कहेंगे ना, ये 3D है तो वॉल्यूम है, 3D में तो एरिया नहीं होता है, 3D में वॉल्यूम है, सब वॉल्यूम को ले लिया हमने। और एक वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो हम बता सकते हैं आपको, डेल्टा क्यूब कितना होगा, इसका वॉल्यूम टाइम्स इसका डेंसिटी, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी, इसको यदि मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम को चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी से, जो कि चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी था आपका चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था, यहाँ पर देखिए जो डिफाइन किए। और यहाँ पर हम यदि एज्यूम करें कि ये डेंसिटी जो है सो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, हर जगह सेम डेंसिटी है, ये चार्ज का डेंसिटी हर जगह सेम है, तो यहाँ का भी डेंसिटी रो है, यहाँ का भी रो है, तो यहाँ आप इसमें कितना चार्ज है, चार्ज हो जाएगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, इतना हमें पता हो गया। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, वो हो जाएगा, और ठीक से बना नहीं, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, ठीक है, तो ये हमें आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जस्ट केवल डेल्टा भी के वजह से, एक तो डेल्टा भी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं पॉइंट पी पर, सेम कांस्टेंट लेना पड़ेगा, हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं एग्जैक्टली सेम, चार्ज आपकी कितना आया, डेल्टा क्यू चार्ज है इस पर, और ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर, और ये हो गया आर, और ये वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो हमें डायरेक्शन भी दे देना चाहिए, और डायरेक्शन है आर का यूनिट वेक्टर, और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके वजह से निकाल लिए, दूसरा वाला की वजह से निकालिए, और इसका पहले वैल्यू लिख देते हैं, डेल्टा क्यू जो है सो ये हो गया रो टाइम्स डेल्टा भी आर स्क्वायर आर। अब क्या है कि हम सब छोटे छोटे जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसको कहते हैं वॉल्यूम एलिमेंट,
तो जितने भी एलिमेंटल वॉल्यूम हैं सबके वजह से हम चार्ज निकालते हैं। डायरेक्शन अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, क्योंकि सभी इस पॉइंट पी से डिस्टेंस उसका अलग है। ठीक है। और उसके बाद में यदि हम पूरा का चाहिए, इस टोटल के वजह से चाहिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो टोटल के वजह से जो है क्या बोलें इसको, टोटल, ये केवल डेल्टा भी की वजह से था, टोटल की वजह से जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हमें सब डेल्टा भी के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो डेल्टा भी के लिए आर सब के लिए अलग अलग होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो हम लिखेंगे, सबको सम कर रहे हैं, सिंपली सम कर रहे हैं। ये देखिए रो, ये कांस्टेंट था तो बाहर कर दिए सम के, डेल्टा भी बाय आर स्क्वायर ए आर प्राइम, ये है, इसी को ऐड करना है। और यहाँ पर जो ऐड करना है वो किसको ऐड करना है, वो डेल्टा भी, सब डेल्टा भी को ऐड करना है। लेकिन डेल्टा भी तो सब जगह कांस्टेंट है, हमने ले लिया है जानबूझ के, लेकिन उसका जो ए आर है वो सब सेम नहीं है। वो जो है उसको हम क्या करें, आई से डिनोट करें, तो ये आई यहाँ पर ले लिए। ठीक है। और ये जो है सम ओवर है ऑल आई, आप इसको यहाँ भी आई कह सकते हो। तो उसके बाद में अब हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेल्टा भी यदि हर एक आई का कांस्टेंट है तो ये डेल्टा आई को भी हम बाहर कर सकते, डेल्टा भी को भी हम बाहर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बाहर कर लेंगे डेल्टा भी, रो ये आर आई का डायरेक्शन हुआ, गोइंग फॉर ऑल आर आर आई, ये हो गया आपका वैल्यू। और दूसरी बात है ये है कि यदि हमारा ये जो डेल्टा भी है वो बहुत छोटा हो जाए, टेंस टू जीरो, अभी इसको अंदर ही रख लेते हैं, ठीक रहेगा, बाहर ले जा सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अंदर ही रख लेते हैं। यदि ये डेल्टा भी बहुत छोटा हो जाए तो ये समेसन क्या हो रहा है, समेसन जो है सो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में, और तब इस पॉइंट पर जो है टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर, वो हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पर देखिए ए जो है सो समेशन में आ गया, ए और डेल्टा भी मिलकर डी भी बन गया, और बाकी जो है सो आपका है डेल्ट आर, अब यहाँ पर केवल आर लिख रहे हैं, ये डायरेक्शन है। और ये आर जो है वो सबके लिए अलग होगा, इस डीबी जो है ना यहाँ पर सबके लिए अलग हो जाएगा। ऑफ कोर्स डीबी जो भी जो है सो फंक्शन है आर का। और इस तरीके से आप जो है सो इसको निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंटिन्यूस मीडिया के लिए। और वो कंटिन्यूस मीडिया आपका 3D में के लिए हमने डिस्कस किया, वो 2D में भी हो सकता है, 1D में भी हो सकता है। आगे कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे इसको निकालने के लिए। ओके, मूव करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गॉस लॉ है। गॉस लॉ जो है क्या है, इसको बताने से पहले हम ऐसा करते हैं कि एक एग्जाम्पल से चलते हैं। सबसे पहले हमने एक यहाँ पर जो है सो चार्ज रख दिया, क्यू है, ठीक है। और इसके चारों ओर हम कंसीडर करते हैं एक, ये कहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए ये रखा हुआ है, ये चार्ज जो है सो रखा हुआ है इसके सेंटर पर। ये हमारा एक स्फीयर है, रेडियस इसका आर लेते हैं, ठीक है। और एक स्फीयर है, मतलब कि एक इमेजिनरी स्फीयर है हमारा, है कोई स्फीयर हमने नहीं रखा है, हम जस्ट दिमाग में सोच रहे कि हमारे पास एक स्फीयर है। और इस स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। और हमें क्या करना है, इस स्फीयर के, जो इमेजिनरी स्फीयर है हमने जो सोच रखा है, उसके किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, हर जगह सेम होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस हर जगह का सेम है। डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, राइट, ऐसे रेडियली आउटवर्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हर जगह सेम है, रेडियली आउटवर्ड है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डिस्टेंस सेम है, केवल मैग्नीट्यूड की यदि बात करें तो वो है 1/4πε0 आर स्क्वायर।
और डायरेक्शन की भी यदि बात करें तो आर के ही डायरेक्शन में दी थी, रेडियली आउटवर्ड है। बस यही बात मैं यहाँ तक कह रहा हूँ। अब जरा फ्लक्स इसके पहले बताए थे, राइट? तो फ्लक्स ये वही निकालते हैं यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस स्फीयर को हम कहते हैं गॉसियन स्फीयर, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो हमने जो एक स्फीयर कंसीडर किया उसका एक सरफेस है 4πr² जिसका एरिया है, वो गॉसियन सरफेस जो है उसके थ्रू जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो बताना है आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कितना नंबर ऑफ लाइन पास कर रहा है थ्रू सम एरिया, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो उसको निकालने के लिए आपको बताए थे पिछले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है सो हम ले लेते हैं डी एस, ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो छोटा सा एरिया हम कंसीडर करते हैं, ये देखिए छोटा सा एरिया यहाँ पर जो है हम कंसीडर करते हैं, ये वाला एरिया। और ये एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, कुछ है, मान लीजिए ds मान लेते हैं अभी है। और इस छोटा, बहुत छोटा एरिया है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर परपेंडिकुलर है, राइट? ये है जो इसका एरिया वेक्टर जो है इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है। जिधर एरिया वेक्टर है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों के बीच का एंगल सेम है। ई हो गया, ds हो गया, cos 0 डिग्री हो गया। इसको डेल्टा बोल रहे हैं, तो इसको भी डेल्टा बोल दे, डी ना बोल के डेल्टा बोलते हैं अभी, ठीक है। तो ई डेल्टा एस हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, ये डेल्टा ई है, सबको जोड़ दें। यदि मान लीजिए डेल्टा एस जो हमारा है वो छोटा है, ठीक है, और सबको यदि हम जोड़ते चले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी एस, ये जो से एरिया कर दी, जोड़ दिए, नहीं इंटीग्रेट करना है। और ई तो हर जगह सेम है इसलिए हम बाहर निकाल लिए, नहीं तो आपको बाहर नहीं निकालना है अभी, तो बाद में निकालिएगा। ये ई है और ये डी एस, हर जगह ही है, इसका एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर cos 0 डिग्री लिखे हैं। अब ई कितना है, वो कांस्टेंट है, अब बाहर निकालिए, नहीं निकालिएगा तो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको रखिए, हम बाहर ही निकाल लेते हैं और वैल्यू भी रख देते हैं 1/r², आर इसका रेडियस है जो कि कांस्टेंट है। और ये जो ds बच गया वो आपका ए है, ds। अब सब ds को यदि आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, जितना भी ds है वो ऐड करोगे तो आएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, ये है 4πr²। ये खत्म हो गया 4πr², 4π यहाँ से, r² यहाँ से, 1/ε0। और थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज भी तो रहता है इसके अंदर, जो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल रहे थे वो चार्ज, वो लिखना भूल गए। तो आपका कितना आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आया Q/ε0। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट कैसे किया, हमने एक इमेजिनरी स्फीयर लिया रेडियस r का, ठीक है, चार्ज रख दिया उसके सेंटर पर Q, और उसके बाद हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो है सो हर जगह सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं यहाँ से इस चार्ज की वजह से, वो एक फ्लक्स बना रहा है, मैंने किसी एरिया से होकर पास करेगा तो उसको फ्लक्स कहते हैं। तो उसी फ्लक्स को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये जो इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, और इस गॉसियन सरफेस से होकर कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, अपना फ्लक्स निकाल रहे हैं इसका। तो फ्लक्स के लिए क्या फार्मूला निकाले थे कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं एरिया वेक्टर से। तो एक छोटा सा एरिया यहाँ पर हमने कंसीडर किया डेल्टा एस का, और ये दोनों का जो है सो डॉट प्रोडक्ट ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन जो है नॉर्मली होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, और किसी भी क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड होता है, बाहर जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो ये सिंपली ई डॉट ई टाइम्स डेल्टा एस हो गया। तो ये छोटा एरिया के लिए था, ऐसे ही हर सब एरिया जोड़ दें इसका, तो हमें जोड़ दें मतलब क्या, इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंपली इसको इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। और उसके बाद में ई के वैल्यू जो है यहाँ पर हम लिख दिए, मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन सबका अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसका डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो
कॉस जीरो आके वो खत्म हो गया, केवल ds बच गया। ये आपको बता रहा है क्या, सम ओवर ds, मैंने सरफेस एरिया को सम करना है, ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया सम करना है, और इस तरह से आपको आ गया q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स है। तो फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स टू ए क्लोज सरफेस, ये आया आपका q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये q जो है अंदर वाला q है, यही है स्टेटमेंट गॉस लॉ का, यही गॉस लॉ कहता है। गॉस लॉ कहता है कि यदि आप कोई एक क्लोज सरफेस लेते हैं और उसके अंदर में क्लोज्ड वॉल्यूम है, क्लोज सरफेस लेंगे तो एक वॉल्यूम बना देगा ना, जैसे फुटबॉल है उसके अंदर वॉल्यूम है, लेकिन सरफेस क्लोज्ड हो गया है। यदि सरफेस क्लोज नहीं है, जैसे कि ये डिस्क, इसमें सरफेस क्लोज नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते यहाँ पर, यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं कर सकते। गॉस लॉ लेना है तो आपको क्लोज्ड सरफेस लेना पड़ेगा, और क्लोज जब भी सरफेस होता है तो एक वॉल्यूम देता है, वो क्लोज सरफेस है मतलब कि आपके पास वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम में आपको चार्ज रखने हैं, ठीक है। उसमें एक चार्ज रख दिया Q, इसको आई एन मतलब इनसाइड चार्ज है। तो जो आप फ्लक्स निकालोगे उस क्लोज सरफेस से होकर, जो फ्लक्स निकालेंगे, ये फ्लक्स है E डॉट डी एस, और इस साइन का मतलब है क्लोज्ड, क्लोज्ड है। बहुत कोई आप ऐसे भी लिख सकते हो, E डॉट डी एस, ये जो इंटीग्रेशन है वो ओवर एस कर रहे हैं, सेम चीज। तो ये जो होता है यही है जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, इस सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। वो होता है जो भी चार्ज है अंदर में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ बातें नोट करने वाली है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, ये सारे चार्ज हैं, और आपने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है वो ए वाला कंसीडर किया है। तो यहाँ पर जो गॉस लॉ आप लिख रहे हो, कि जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, वो कितना है, केवल अंदर वाला चार्ज लेना है हमें, केवल अंदर वाला ये वाला चार्ज लेना है, बाहर वाला नहीं लेना है, नॉट आउटसाइड चार्ज, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल रहे हो, फ्लक्स ये ई जो है, वो सब के वजह से है, ये टोटल है, ये टोटल है, अंदर वाले चार्ज की वजह से और बाहर वाले चार्ज की वजह से, इनसाइड प्लस आउटसाइड चार्ज, सब के वजह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबके वजह से है, लेकिन जो चार्ज यहाँ पर लिख रहे हैं वो केवल अंदर का चार्ज है, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एक से ज़्यादा है तो सबको ऐड कर देंगे, एल्जेब्रिक सम, जैसे प्लस 3 कूलम माइनस 2 कूलम ऐसे करके। तो ये एक बात थी, एक पॉइंट था कि आप जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो वो ड्यू टू इनसाइड और आउटसाइड सब चार्जेस की वजह से होंगे, लेकिन राइट साइड में जो क्यू इन लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली ई आई एन लिखा हुआ है, वो केवल इनसाइड चार्जेस होंगे। दूसरी बात यह है कि आप जो इसमें गॉसियन सरफेस ले रहे हो वो आप कोई भी ले सकते हो, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। केवल एक ही इसमें कंस्टेंट है कि इसको किसी चार्ज के ऊपर से क्रॉस नहीं करना है, शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज, डिस्क्रीट चार्ज है उसके थ्रू पास नहीं करना है, डिस्क्रीट मतलब कि जो सिंगल सिंगल चार्ज होते हैं, क्योंकि उस जगह पर जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाता है, डिफाइन नहीं होता है। हाँ, लेकिन यदि कंटिन्यूअस मीडिया है तो वहां पर जा सकते हो, वही जो है सो अलाउड है, जैसे कंटिन्यूअस मीडिया यहाँ पर है तो आप इस तरह के कंसिडर कर सकते हो गॉसियन सरफेस, जो कंटिन्यूअस मीडिया जो है उसको पास करता है, क्योंकि वहां पर तो और कोई उपाय नहीं है, अलाउड फॉर कंटिन्यूअस मीडिया। हालांकि आप जो है सो कोई भी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये आपके यूजफुल में नहीं आएगा। आपको कोई भी यदि आप गॉसियन सरफेस लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। फायदेमंद कौन सा होगा, फायदेमंद वो होगा जो सिमेट्रिक गॉसियन होंगे, सरफेस होंगे। यदि ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होंगे ना, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस होंगे, तो वहां पर क्या है कि आपको
इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा, तब आप गॉस लॉ यूज कर सकते हो और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। गॉस लॉ हर जगह काम करता है, ये नहीं कि जहाँ पर सिमेट्रिक गॉस सरफेस नहीं है तो काम नहीं करेगा, वहाँ भी काम करेगा, लेकिन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो है सो एक आर्बिट्री सरफेस है, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, या मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उसके बाद में उसको इंटीग्रेट कीजिए वहाँ का एरिया के साथ में, डॉट प्रोडक्ट लेके ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह में पता नहीं है। अभी इसके पहले हमने देखा था जब इसको निकाल रहे थे, तो ये हमने लिया था स्फीयर और इसके सेंटर पर जो है सो चार्ज रखा हुआ है, तब हमारे लिए इजी था क्योंकि सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, और तब इसको निकालना हमारे लिए इजी है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि गॉस लॉ इसके लिए वैलिड नहीं, वैलिड तो है, लेकिन हम कुछ कैलकुलेट करके निकाल नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यूजुअली निकालते हैं, वो नहीं निकाल सकते। फिर देखिए यहीं पर यदि चार्ज हमारा इस सेंटर पर ना होकर कहीं किनारे रहता और ये सरफेस हम लेते, तो ये सरफेस सिमेट्रिक नहीं रहा ना, ये सरफेस जो सिमेट्रिक नहीं रहा इस चार्ज के रेस्पेक्ट में। इस चार्ज के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कम है, वो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है इस तरह का सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर ये काम नहीं करेगा गॉस लॉ। गॉस लॉ काम करेगा, ये हमारा लिमिटेशन है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। यदि सिमेट्रिक रहता है तो हम जानते हैं वो पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह सेम हो गया, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और सिंपली हमें क्या करना होता है, एरिया को इंटीग्रेट करना होता है। ओके, दूसरा जो एक चीज है वो ये है कि जो गॉस लॉ बनाया गया है ना, वो किसको ध्यान में रख के बनाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो प्रोपोर्शनल है 1/r²। इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है ना, तभी ना ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरिया तो हमेशा r² होता है। एरिया जो है वो क्या क्या होता है, हमेशा r² होता है। और ई यदि 1/r² है तो ये खत्म हो गया और यहाँ पर एक नंबर आया आपका, वो देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स देगा। लेकिन यदि ई हमारा जो है वो जा रहा हो मान लीजिए 1/r⁴, तो ये जो प्रोडक्ट आएंगे ना, ई डॉट डी एस का प्रोडक्ट, वो क्या आ जाएंगे, एक होगा 1/r/4 और ये हो गया r²। ये डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, ये गॉस लॉ यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो केवल इंटीग्रेशन ये आ रहा था, ये जो केवल चार्ज यहाँ पर रहता है, राइट। लेकिन यहाँ चार्ज के साथ में आर भी है, तो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर। आप गॉस गॉस सरफेस चेंज करते रहिए, आपका वैल्यू चेंज होते रहेगा ये फ्लक्स का, वो ठीक नहीं है। एक तो सरफेस के लिए फ्लक्स सेम होना चाहिए, तो इसलिए ये तब काम नहीं करेगा, केवल इसी के लिए काम करता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो 1/r² हो तो ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से देखते हैं वहाँ पर 1/r² काम करता है। इसी को दूसरा यदि कोई दूसरे एलियन वर्ल्ड में ये 1/r³ हो तो वहाँ ये गॉस लॉ काम नहीं करेगा, वहाँ कुछ और निकालना पड़ेगा। यहीं पर गॉस लॉ जो है सो एक दूसरे एग्जाम्पल के लिए थोड़ा डिस्कस कर लें। ये देखिए आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, किसी भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट रुक जाइए, हमारे पास एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, सिलिंड्रिकल सरफेस है, और ये एरिया जो है सो कुछ है अपना, मान लीजिए एरिया ए है, ये भी एरिया ए है, और ये कर्व्ड सरफेस है, या सिंपली से आप कहिए कि एरिया आपको निकल जाएगा यदि आर आपको पता है तो। ये आर है और ये हाइट, लेंथ जो है इसका एल है, हाइट ना कह के लेंथ कहते हैं। तो जो पैरामीटर है एक स्फीयर सिलेंडर का वो दिया हुआ है, और इसके अंदर में जो फील्ड है वो ऐसा है, मान लीजिए कांस्टेंट फील्ड है, लेकिन ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट, ये ओरिजिन है। ये फील्ड जो है इस राइट साइड में ऐसा है, कांस्टेंट है, और लेफ्ट साइड में फील्ड भी वो भी कांस्टेंट है, लेकिन वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। एक्स जो है यदि 0 से बड़ा है तो ई का डायरेक्शन किधर है, ई आई। एक्स यदि 0 से छोटा है तो ई का डायरेक्शन किधर है, माइनस ई आई।
आप इसका फ्लक्स निकालिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है वो निकालना है। तो फ्लक्स तीन जगह होंगे, तीन तो हमारे पास सरफेस है। सरफेस नंबर 1 तो वहां पर फ्लक्स होगा, सरफेस नंबर 2 तो यहाँ पर फ्लक्स होगा, और एक कर्व्ड सरफेस है तो यहाँ पर फ्लक्स होगा। और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर के बारे में हमें नहीं सोचना है। देखिए फ्लक्स क्या है, फ्लक्स जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे, तो तीनों की वजह से निकालते हैं। फाई वन कितना है, फाई वन में यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लीजिए ई है तो ई हुआ, और एरिया कितना है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, फाई वन निकल गया। फाई टू ये वाला एग्जैक्टली सेम, ये ई हो गया, और एरिया है पाई आर स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल लेना होता है ना, यहाँ भी ले लेते हैं एंगल, यहाँ भी 0 डिग्री एंगल है, देखिए इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। इसका एरिया वेक्टर, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड होता है, ये है डायरेक्शन, तो कॉस 0 डिग्री। और तीसरा बच गया प्लस फाई थ्री वाला, इसका एरिया कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पता नहीं, हर जगह चेंज कर रहा है ना। वेल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो है हर जगह सेम है, ठीक है। एरिया वेक्टर कितना है, 2 पाई आर एल, राइट, 2 पाई आर एल। और एंगल, हर एक पॉइंट पे एंगल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एरिया वेक्टर जो है सो इधर है, ये 90 डिग्री बना रहा है हर एक जगह पर। कोई भी आप सरफेस पर पॉइंट ले लीजिए, सरफेस का डायरेक्शन और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में 90 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस की तरफ है, ये 90 डिग्री हुआ। तो ये तीनों हमने निकाल लिया। अब तीनों निकाल लिया तो ऐड कर दीजिए, ये कॉस 0 है तो 1 हो गया, ई टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ये भी ई टाइम पाई आर स्क्वायर, और ये तो कॉस 90 है तो 0 हो गया। तो ये आपका आया पाई आर स्क्वायर, 2 ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बीच में कितना चार्ज है ये, तो यदि हम गॉस लॉ यहाँ पर लगा दें और हम पूछे कि इसके अंदर में, इस सिलेंडर के अंदर में कितना चार्ज है, तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि फाई ई जो है, ये गॉस लॉ है, वो होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में चार्ज कितना है, इतना चार्ज है, 2 ई पाई आर स्क्वायर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इतना चार्ज अंदर में हो गया आपका। अब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और कहते कि हमारे पास तो एक सिलेंडर है और इसको इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आ रहा है इधर से, इधर जा रहा है, और इसको इस तरह से रख दिया है। अब इसका फ्लक्स निकालिए, तो टोटल फ्लक्स जो है 3 होंगे, एक ये वाला सरफेस के लिए होंगे, एक ए वाला सरफेस के लिए होंगे, और एक वाला ए वाला सरफेस के लिए होंगे। तीनों का सम लेना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली निकाल कर ऐड कर देंगे। पहला वाला कितना है, इसका मान लेते हैं एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और ए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो ई है। दोनों के बीच में एंगल कितना है वो लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम फाई टू एग्जैक्टली सेम, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच का एंगल। और तीसरा ए वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया कितना है, 2 पाई आर एच, जो भी है, यदि मान लीजिए इसका पैरामीटर आर और एच दिया हुआ है तो ये आर है और ये वाला लेंथ एच है, तो और उसके बीच का एंगल कॉस एंगल, बस इतना ही और प्लस नहीं। अब सबको फिलअप करते हैं, फिलअप कीजिए। यहाँ पर ए ई कॉस कितना होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, एक क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर होता है, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर उसका डायरेक्शन बाहर होता है, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर उसका डायरेक्शन बाहर होता है। तो इस फाई वन के जगह में ई है इधर और एरिया वेक्टर है उसके जस्ट ऑपोजिट, तो 180 हो गया, 180। यहाँ पर जिधर एरिया वेक्टर है
फील्ड भी उधर ही है, तो ये 0 डिग्री। और यहाँ पर φ3 के लिए एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 90 डिग्री। ये कितना आया, cos 180 डिग्री -1 होता है, तो ये हो गया -a टाइम्स e, प्लस cos 0 डिग्री 1 होता है, a e, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, ये और ये दोनों खत्म होकर 0 आ गया। तो फ्लक्स कितना है, 0। तो देखिए यदि इधर से कोई इलेक्ट्रिक, इसका मतलब है कि अंदर में चार्ज कितना है। यदि गॉस लॉ यहाँ से लगा दे, अब हम ये गॉस लॉ लगाते हैं, फ्लक्स थ्रू किसी सरफेस, कोई भी सरफेस है उससे होकर जो क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, वो कितना होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। मतलब अंदर में चार्ज कितना है, 0। इसका मतलब है कि इस तरह का यदि सिचुएशन है तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है। अंदर में चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए दोनों जगह अलग अलग होता, या डायरेक्शन दोनों का अलग होता। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज अंदर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होता। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो फ्लक्स है 0 आ गया, फ्लक्स 0 आ गया, इसका मतलब है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से आ रहा है वही इससे निकल के जा रहा है, तो फ्लक्स 0 होगा। यही तो है, पानी के एग्जाम्पल से समझें। पानी जो हमारे किसी भी सरफेस की हम बात करें, मान लीजिए एक बलून जैसा है, और एक तरफ से पानी आ रहा है बलून के अंदर में, और चाहे हवा आ रही है बलून के अंदर में, और उतना ही हवा दूसरे तरफ से निकल के जा रहा है। ये मान लीजिए हमारा बलून है, इधर बलून है, इसमें एक हवा दे दिए, इधर से आ रहा है हवा, और एक इधर से होल है, इधर से जा रहा है। जितना आ रहा है उतना ही यदि चला जा रहा है तो अंदर में कितना एक्यूमुलेट हुआ, कुछ भी नहीं, तो वहां पर फ्लक्स 0 हुआ। और फ्लक्स 0 है, इसका मतलब है अंदर में कोई मटेरियल नहीं है वहां पर उसका, जो ये फ्लक्स बना रहा है, ये पानी बना रहा है। पानी यहाँ कोई सोर्स नहीं है पानी का। तो इसका यही कहने का मतलब है कि यहाँ पर सोर्स है। ये जो हम लिखते हैं गॉस लॉ, उसमें गॉस लॉ लिखते हैं ना कि ये जो फ्लक्स है वो कितना होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सोर्स है एक्चुअली। यदि ए वैल्यू LHS जो है सो 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो सोर्स अंदर में है और उसी के वजह से यह नॉन जीरो है। जैसे इस केस में ये फ्लक्स कितना आया, 0 आया, इसका मतलब है सोर्स absent है, सोर्स absent है। यहाँ पर कुछ फ्लक्स है, उतना ही फ्लक्स यहाँ पर भी है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब सोर्स absent है। ये जो फ्लक्स दे रहा है किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, पार्ट ऑफ दिस क्लोज सरफेस, वो आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से दे रहा है। इसके अंदर में इंटरनल सोर्स गायब है, इंटरनल सोर्स गायब है। मैंने क्यू इनसाइड, यही तो इंटरनल सोर्स है ना, चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वो गायब है। अब हम लोग एक दो एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद में गॉस लॉ का एप्लीकेशन को देखेंगे। तो पहला एग्जांपल यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.24 और Ex इक्वल टू अल्फा, यहाँ पर Ex का वैल्यू दिया हुआ है, वो है अल्फा टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स, और Ey और Ez 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन यहाँ दिखा रहा है। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 800, तो 800 यहाँ लिख देते हैं। तो कैलकुलेट, पहला में क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है, देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है केवल एक्स डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कितना है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपका E1 कहते हैं, 800 टाइम्स, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, ये जो आया है यहाँ पर, आप फिगर को देखो, एज्यूम दैट ए इज टू 0.1 मीटर, और इस फिगर को देखिए तो यहाँ पर जो है सो कितना है, ये डिस्टेंस उसने लिखाया है ए है, ये डिस्टेंस ए दिखा रहा है, तो यहाँ पर ए आ गया। यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे प्लेन में, ये हो गया E2 कहते हैं इसको, और ए वैल्यू है अल्फा जो है 800 टाइम्स, ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से एक्स से, ये एक्स लिखने बोला ना, वो है 2a, 2a। और उसके बाद में अब आपको फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स जो है सो दो जगह का फ्लक्स लेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे। ये पहला पॉइंट है E1, यहाँ पर फ्लक्स φ1 आया, यहाँ पर फ्लक्स φ2।
तो फ्लक्स कितना होता है, E1 एरिया, एरिया जो है सो क्या बोलें, एरिया को ए बोलते हैं, और एरिया भी जो है सो दोनों जगह का सेम है एरिया, एल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्चुअली, और कॉस उसके बीच का एंगल लेना है, फाई टू भी E2 लेंगे, एरिया लेंगे, और कॉस उसके बीच का एंगल लेंगे। तो यहां पर जो पहला डायरेक्शन में, यहां पर जो है वो कितना आएगा आपका एरिया, एंगल कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उसका डायरेक्शन किधर दिया है, एक्स एक्सिस की तरफ दिया है ना, बोला है देखिए यहाँ पर ई एक्स है, मतलब एक्स के डायरेक्शन में है, ठीक है, इधर है, राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है। और ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है वो किसका वेक्टर दिखाया है, वो दिखाया है एरिया वेक्टर। एरिया जो है ये क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस में जो एरिया है उसका डायरेक्शन आउटसाइड लेते हैं, बाहर से इंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है ना, तो बाहर वाला जो है सो उसका सरफेस बाहर की ओर जा रहा है, देखिए इधर, तो दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में जा रहा है, और ये एरिया वेक्टर भी राइट में ही है, बाहर वाला सरफेस है उसका एरिया वेक्टर राइट साइड होता है, 0 डिग्री है। तो ये कॉस 80 डिग्री 180 डिग्री -1 होता है, तो ये हो गया -E1A, और ये हो गया +E2A। तो ये वैल्यू आया आपका E2 -E1 टाइम्स ए, और दोनों का वैल्यू रख दीजिए, E2 यहाँ पर निकाले हैं 800 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 2A -800 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 1A, और एरिया है कितना, ए स्क्वायर। ये आपका वैल्यू हो गया, सबका वैल्यू रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से 800 जो है सो बाहर कर लिए, स्क्वायर रूट ओवर ए भी बाहर कर लिए, ये स्क्वायर रूट ओवर 2 -1 हुआ, और ये ए स्क्वायर हुआ। ये आपका आंसर है। ए का वैल्यू लेने बोला है 0.1 मीटर, तो ये हो गया 0.1 मीटर, ये स्क्वायर रूट ओवर 2 -1, ये हो गया 0.01, ये 0.01 से हो गया 8 डिवाइडेड बाय 10, ये वाला यहाँ पर हम ले लेते हैं 10, ये √2 -1, तो ये 0.8, ये कितना है 3 पॉइंट समथिंग होगा 16, और ये 1.41, उसमें से 1 हटा दिए, 414, कितना आया, ये 2 पॉइंट समथिंग आया, ऑलमोस्ट कितना है 3 के करीबन है, समथिंग लाइक 1.1 होना चाहिए, इतना इसका यूनिट जो है फ्लक्स का, वेबर कहते हैं फ्लक्स का यूनिट को, कुछ इतना है, मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला है। और इसका यूनिट आप यहाँ से देख के ले सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है, न्यूटन पर कूलम, राइट, और एरिया का मीटर स्क्वायर, ये है आपका यूनिट, और उसी को वेबर भी कहते हैं फ्लक्स को। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट बी क्वेश्चन पर। द चार्ज विद इन द क्यूब, क्वेश्चन नंबर बी है कि पूछ रहा है कि इसके क्यूब के अंदर में कितना चार्ज है। तो गॉस का लॉ लगा देते हैं, वही बताता है कि सोर्स का जो चार्ज है वो कितना है, गॉस लॉ यूज करते हैं। गॉस लॉ कहता है कि जो फाई है हमारा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको चार्ज मिल जाएगा, जो फ्लक्स आया है उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर। तो फाई नॉट तो अभी निकाल लिए हैं हम, यहाँ पर समथिंग लाइक 1.1 है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख देना है 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12, इतना कूलम्ब आपका चार्ज हो गया। तो ये समथिंग लाइक 9, ये पिको कहते हैं इसको, 9 टाइम्स 10⁻⁻12 कूलम्ब, मतलब 9 पिको कूलम्ब का है, पिको कूलम्ब, ये इतना चार्ज इसके अंदर में। तो यहाँ पर देखिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से होकर कम जा रहा है, नहीं इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर से आ रहा है ना, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर से निकल कर, तो यदि फ्लक्स का कोई पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब बाहर से कुछ, अंदर में से कुछ निकल कर बाहर जा रहा है। यहाँ फ्लक्स का मतलब बाहर कितना जा रहा है,
तो बाहर देखिए ज़्यादा जा रहा है, अंदर कम आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, बाहर में जो चार्ज है ना उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, और जितना अंदर आया उतना ही बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब अंदर वाले ने क्रिएट नहीं किया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल सोचिए, ये गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ आपको क्या कह रहा है? गॉस लॉ कहता है कि भाई हमारे पास यदि एक क्लोज सरफेस है, जैसे कि इस क्यूब का वाला हम देखें एग्जांपल, जैसे क्यूब वाला एग्जांपल हम देखें, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है आपके पास, फ्लक्स आ रहा है। फ्लक्स मतलब कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है पर यूनिट सरफेस एरिया, वही फ्लक्स है। इधर से कुछ फ्लक्स आया, और यदि वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से निकल गया, फाई टू इजकल टू फाई वन आ गया, तो इसका मतलब अंदर में कोई सोर्स नहीं है, कोई जनरेट करने वाला नहीं है। यदि फाई टू जो है वो ज़्यादा है फाई वन से, अंदर में जो जनरेट करने वाला है वो गायब है। और यदि फाई टू ज़्यादा है, इधर से जो है ये फ्लक्स अंदर आ रहा है, ये फ्लक्स बाहर जा रहा है, बाहर ज़्यादा जा रहा है अंदर आने वाले से, इसका मतलब अंदर में बैठकर कोई ना कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तभी तो ये फ्लक्स बाहर गया। सोचिए पानी के रेस्पेक्ट में सोचिए, अंदर इधर से पानी आ रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइम में पानी आया 10 लीटर, और उतना ही टाइम में इधर से पानी निकल गया 15 लीटर। 10 लीटर पानी इधर से आ लिया और 15 लीटर पानी आ गया, तो आप क्या बोलोगे? ओ, अंदर में एक कोई ना कोई सोर्स है पानी का, यहाँ पर भी जो है एक टैप लगा हुआ है, उस टैप से पानी निकला और वो भी इसके साथ मिलके आया। 5 लीटर पानी जो है उस उतना ही टाइम में इस टैप ने दिया है आपको। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ पर है। गॉस लॉ वही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है, कि जितना फ्लक्स इधर से आया है और जितना निकला है, ये दोनों का डिफरेंस है, वो यहाँ पर किसी ने जनरेट किया है, कोई सोर्स है यहाँ पर अंदर में जनरेट किया है। क्यू इनसाइड जो है, यदि यहाँ बाहर जो जाने वाला फ्लक्स ज़्यादा है अंदर आने वाले से, तो क्यू इनसाइड जो है वो पॉजिटिव है, वो फ्लक्स दे रहा है। और इसका उल्टा, यदि फाई टू कम हो गया फाई वन से, इधर से 10 लीटर पानी आ रहा है और इधर से 15 लीटर पानी इधर से आ रहा है, और 10 लीटर पानी ही इधर से बाहर निकल के जा रहा है। 15 लीटर पानी आया और 10 लीटर बाहर गया, तो आप बोलोगे कि इधर से कोई इनलेट है पानी का। हाँ, पानी यहाँ से निकल के इधर बाहर चला गया, इधर से कहीं से तो गया बाहर। तो ये बाहर जो इधर से गया है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई यहाँ पर सोर्स नहीं है, उसको सिंक कहेंगे। कोई सिंक, यही तो सिंक जैसा हो गया ना, कोई सिंक है, वो इसको खा जा रहा है। हमने जितना फ्लक्स यहाँ से भेजा है उसको उतना बाहर नहीं निकल रहा, बाहर निकलने वाला जो है सो कम है। इसका मतलब कुछ किसी ने खा गया, और वो जो सोर्स है उसको उल्टा सिंक कहते हैं। और सिंक मतलब निगेटिव, निगेटिव चार्ज है। वो निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है ना, तो ये सोर्स हो गया, इसको कह सकते हैं, ये सोर्स है। और वही निगेटिव यदि रहेगा तो क्या होगा आपको? निगेटिव में जो है सो अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, और जाके सब इस पॉइंट पर खत्म हो रहा है। तो ये सिंक है, ये पी रहा है सब कुछ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया सबको पी दिया। तो इसका मतलब है अंदर में सिंक है, और सिंक है, निगेटिव चार्ज ही सिंक है। तो यही है गॉस लॉ। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, एक्स यदि ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब ई आई है, कहें ई जीरो आई कहते हैं। और यूनिफॉर्म है, जस्ट यूनिफॉर्म है ये, मैं वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ विथ डिस्टेंस, with the same magnitude but in the negative direction. Okay, and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. Okay, x जब नेगेटिव है तो क्या है, तो e सेम वैल्यू है, मैग्नीट्यूड सेम है, e नॉट ही है, लेकिन ई आई में आई के डायरेक्शन में होकर निगेटिव आई के डायरेक्शन में है, निगेटिव आई के डायरेक्शन में। और ई नॉट का वैल्यू जो है यहाँ पर दिया हुआ है, वो कितना दिया है, 200। ये क्या लिख रहा है, वो वही बात जो है, जो बात यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा उसी को अब नंबर में, हाँ, मैथमेटिकली लिख दे रहा है। ई इजकल टू 200i फॉर एक्स इजकल टू ग्रेटर देन 0, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको आप 200i कहिए, और ये आपका हो गया -200i।
x इक्वल टू नेगेटिव के लिए। जो बात वो स्टेटमेंट में कह रहा है वही मैथमेटिकली भी लिखा हुआ है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that one face is at x equal to 10 centimeter, another at x equal to minus 15 centimeter. Figure 1.25. ये आपका फिगर जो फिगर का नाम ले रहा है 1.25। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। ये जो फ्लैट फेस है यहाँ से कितना आउटवर्ड फ्लक्स है वो बताना है। यहाँ से फाई 1 कहते हैं, यहाँ से फाई 2 कहते हैं। तो फाई 1 जो है वो बताइए कितना यहाँ से है आउटवर्ड फ्लक्स। मतलब ये निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया, ये सबका सम कर देंगे। और यदि ये कांस्टेंट है एरिया तो कांस्टेंट है, तो एरिया कांस्टेंट है तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ई डॉट ईस। ठीक है, और एरिया ये कितना है ई जो है सो आप देखिए 200 है, ये राइट साइड में है। इधर जो है सो ई इस डायरेक्शन में है, -200 डायरेक्शन। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो इसको लिखेंगे ई एस कॉस 0 डिग्री। ई का वैल्यू दिया है 200। ये कितना है एरिया, कितना बोला था उसने, रेडियस कहीं पर दिया हुआ 20, लेंथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो पाई 5 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर करेंगे 25 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए इतना, कॉस 0 1। ये आपका आंसर हो गया 500 टाइम्स पाई टाइम्स 10⁻⁻⁴, तो ये हो गया 5 टाइम्स 5 टाइम्स 10⁻⁻²। इतना आपका वैल्यू हो गया। ई का जो है यूनिट लिखेंगे न्यूटन पर कूलम और इसका न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर है। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है ना, 25 टाइम्स 2 50 और 2 ठो जीरो यहाँ पर हो रहा है, हमने एक ही जीरो लिखा, तो ये 50 पाई हो गया। और इसको आप चाहो तो 50 टाइम्स 3.14 टाइम्स ये 1/100 हो गया, तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो और 1.57 ला सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर है 5-1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बी का देखते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। इधर से कितना फ्लक्स जा रहा है, ये वाला जो है इसको फाई 3 कहते हैं। फाई 2 निकालने के लिए उसने बोला नहीं, शायद बोला क्या? व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस, इससे भी उतना ही आएगा ना। ए में 2 सरफेस बोला था, तो फाई 2 आप देखेंगे तो फाई 1 के ही सेम है, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ भी देखिए डायरेक्शन जो है ई का राइट साइड है और एरिया वेक्टर जो है उसका तो राइट साइड होगा ही, क्योंकि आउटसाइड वाला जो इस सरफेस दिख रहा है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जो जैसा यहाँ पर था वैसे यहाँ पर है, मैग्नीट्यूड भी दोनों जगह का सेम है 200। तो 5-1 5-2 सेम हो गया। और उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप यहाँ से बताइए फाई 3 क्या होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा डायरेक्शन इधर है,
और एरिया वेक्टर जो है सो नॉर्मली आउटवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आप इसको सिंपली कह सकते हो ई डेल एस कॉस, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री की वजह से सब जीरो हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ये बी का हो गया। और सी में क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो कितना है, तीनों ऐड कर देंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तीन तरह का तो सरफेस ही है, एक सरफेस ए हुआ, एक सरफेस ए हुआ, और एक कर्व्ड सरफेस हुआ। और कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स जा रहा है वो जीरो है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो गया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ये दोनों की वजह से इक्वल है, और वो हमने निकाला है 1.57। तो सब ऐड कर दें, ये 1.57 प्लस 1.57, और थर्ड वाला तो जीरो है, तो ये आ गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। और डी जो है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। नेट चार्ज पूछा है, यहाँ पर आप गॉस लॉ लगाते हैं, वही बताता है कि सोर्स का चार्ज कितना है। गॉस लॉ, गॉस लॉ जो है कहता है कि ये हमारा ये जो फ्लक्स है जिसको फाई से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है, वो चार्ज अंदर में जो है जो सोर्स है उसका चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये फाई हमने निकाला है 3.14, और चार्ज अंदर में कितना है, क्यू इन, यही हमसे पूछा गया, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है। आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दीजिए और चार्ज निकल जाएगा आपका 3.14 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12। ये आपका कितना आ गया, ऑलमोस्ट 9 है, सो समथिंग लाइक 27 टाइम्स 10⁻⁻12, सो 2.7 टाइम्स 10⁻⁻11। ये आपका कूलम, इतना कूलम आ गया, या यहीं से कर सकते हैं 27 पिको कूलम, जो पसंद हो आपको। ओके, तो ये था कुछ एग्जाम्पल जहाँ पर गॉस लॉ को यूज किया गया, और गॉस लॉ को यूज करके बताया गया कि जो गॉसियन सरफेस है वो जिस वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है उस वॉल्यूम में सोर्स चार्ज कितना है वो यूजुअली निकालने के लिए बताया गया। और ये बताया गया आपको थ्रू फ्लक्स निकालने कर, जो डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट टाइप के एरिया हैं, जैसे सर प्लेन एरिया है सिलेंडर में, जो देखिए यहीं पर ये जो है सो प्लेन एरिया आपका है, और ये प्लेन एरिया है, कर्व्ड एरिया से, सारे एरिया से आप जो फ्लक्स निकाल लीजिए, और टोटल फ्लक्स जो आया उसे गॉस लॉ के थ्रू कनेक्ट कीजिए, और वहां से आप सोर्स का चार्ज निकालिए जो इनसाइड में है, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में। इस वीडियो में इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हम इसके जो एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ के, जो कि कंटिन्यूअस जो चार्ज मीडियम है, सो लाइक डिस्क होगा, चार्ज सीट होगा, लीनियर चार्ज सीट होंगे, लीनियर चार्ज होंगे, या चार्ज के जो सीट होंगे 2 डिमेंशनल, वहां पर जो है इसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। थैंक यू।